मस्जिद से आती तिलावत की सदा और चाय की दुकानों पर गपशप का माहौल इस कस्बे की शान था। इसी कस्बे में रहता था हसन, एक छोटा सा किराने का दुकानदार। हसन की दुकान बाजार के बीचों बीच थी, जहां से हर तरह का सामान मिलता था, दाल चावल से लेकर बिस्किट और साबुन तक। हसन कोई बहुत बड़ा व्यापारी तो नहीं था, लेकिन उसकी एक खास बात थी, वो हर काम में ईमानदारी बरतता था। अगर कोई ग्राहक गलती से ज्यादा पैसे दे जाता तो हसन उसे दूर गांव तक जाकर भी लौटाता। लोग कहते, हसन भाई तुम्हारा दिल सोने का है, लेकिन हसन सिर्फ मुस्कुराकर कहता, ये सब अल्लाह की अमानत है, हमें तो बस उसकी हिफाजत करनी है। एक दिन की बात है, सूरज डूबने को था और मगरिब की अजान होने वाली थी। हसन अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। उसने गल्ले में पैसे गिने, सामान को ताकों पर ठीक किया और झाड़ू लगाने लगा। तभी उसकी नजर दुकान के बाहर सड़क के किनारे पड़े एक काले रंग के बैग पर पड़ी। बैग पुराना सा था, लेकिन उसका जिप चमक रहा था, जैसे कोई उसे हाल ही में इस्तेमाल करता हो। हसन ने इधर उधर देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी। बाजार में ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। यह बैग किसका हो सकता है? हसन ने सोचा। उसने बैग को उठाया और उसे अपनी दुकान के अंदर ले आया। बैग को हाथ में पकड़ते ही उसे एहसास हुआ कि यह काफी भारी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं इसमें कुछ कीमती तो नहीं? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन फिर तुरंत अपने आप को टोका। हसन, ये तेरा नहीं है, जो भी हो ये किसी की अमानत है। हसन ने बैग को दुकान के एक कोने में रख दिया और सोचा कि शायद कोई इसका मालिक ढूंढते हुए आएगा, लेकिन रात हो गई और कोई नहीं आया। हसन ने मगरिब की नमाज पढ़ी, दुकान बंद की और बैग को अपने साथ घर ले गया। घर पर उसकी बीवी फातिमा और दो छोटे बच्चे अली और जैनब उसका इंतजार कर रहे थे। क्या बात है हसन, तुम आज कुछ परेशान लग रहे हो? फातिमा ने खाना परोसते हुए पूछा। हसन ने बैग वाली बात बताई। फातिमा, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, लेकिन ये किसी का है। मैं इसे खोलकर देखूं भी तो कैसे? अगर इसमें कुछ कीमती हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और अगर नहीं खोला तो मालिक का पता कैसे चलेगा? फातिमा ने गंभीरता से कहा। हसन, तुम सही कह रहे हो, ये अमानत है। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि अमानत को उसके हकदार तक पहुंचाओ। तुम कल सुबह बाजार में पूछताछ करना, शायद कोई इसका मालिक ढूंढ रहा हो। हसन ने हामी भरी, लेकिन उसका मन बेचैन था। रात को जब सब सो गए, हसन बैग के पास बैठ गया। उसने बैग को ध्यान से देखा। उसका जिप आधा खुला था और अंदर से कुछ कागजात और एक मोटा सा लिफाफा दिख रहा था। हसन का मन हुआ कि बस एक बार देख ले, लेकिन फिर उसने अपने आप को रोका। नहीं हसन, उसने खुद से कहा, यह शैतान का वसवसा है, तुझे सिर्फ इसकी हिफाजत करनी है। उसने बैग को अलमारी में बंद किया और अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे इस अमानत की हिफाजत करने की ताकत दे और इसके असली मालिक तक इसे पहुंचाने में मेरी मदद कर। उस रात हसन को नींद देर से आई, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था कि वो सही रास्ते पर है। अगली सुबह सहरपुर का बाजार फिर से गुलजार था। सब्जी वालों की पुकार, साइकिल की घंटियों की आवाज और चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्गों की बातचीत से माहौल जिंदा था। हसन ने सुबह की फज्र की नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी कि बैग का मालिक मिल जाए और जल्दी जल्दी अपनी दुकान खोलने निकल पड़ा। बैग को उसने घर पर ही अलमारी में सुरक्षित रखा था, लेकिन उसका जहन उसी में उलझा था। दुकान खोलते ही हसन ने अपने पड़ोसी दुकानदार रशीद चाचा को बुलाया। रशीद चाचा बाजार के सबसे पुराने कपड़ा व्यापारी थे और उनकी बात का सब मान करते थे। हसन ने उन्हें सारी बात बताई। चाचा, कल मुझे सड़क पर यह बैग मिला। मैंने इसे खोला नहीं, लेकिन लगता है इसमें कुछ कीमती है। कोई इसका मालिक ढूंढ रहा हो तो आपने सुना कुछ? रशीद चाचा ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, हसन, तूने सही किया जो इसे खोला नहीं। बाजार में कई लोग आते जाते हैं, मैं अपने ग्राहकों से पूछता हूं। तू भी इधर उधर खबर कर, और हां, मस्जिद में जाकर मौलवी साहब को बता दे, शायद कोई वहां इसका जिक्र करे। हसन ने सिर हिलाया और फौरन काम पर लग गया। उसने बाजार की हर दुकान पर जाकर पूछा। सब्जी वाले अब्दुल से लेकर पान की दुकान चलाने वाले शफीक भाई तक सबको बैग की बात बताई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दुकानदारों ने मजाक भी उड़ाया। शफीक भाई ने हंसते हुए कहा, अरे हसन, अगर बैग में पैसे हों
तो आधे आधे बांट लेंगे, इतना ईमानदार बनने की जरूरत नहीं। हसन सिर्फ मुस्कुराया और बोला, शफीक भाई, ये मजाक की बात नहीं, अल्लाह देख रहा है। दोपहर तक हसन थक गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो मस्जिद पहुंचा, जहां जोहर की नमाज के बाद मौलवी साहब लोगों से मिलते थे। मौलवी साहब, जिनका नाम मुफ्ती यूसुफ था, एक नेक और समझदार इंसान थे। हसन ने उन्हें सारी बात बताई। मुफ्ती साहब ने गंभीरता से सुना और बोले, हसन, तूने बहुत अच्छा किया जो इस अमानत को अपने पास रखा और खोजबीन शुरू की। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि जो अमानत की हिफाजत करता है उसे अल्लाह इनाम देता है। मैं नमाज के बाद ऐलान करूंगा कि किसी का बैग मिला है। तू भी अपने आसपास के गांवों में खबर फैला। हसन को थोड़ा सुकून मिला। उसने मस्जिद में नमाज पढ़ी और फिर बाजार वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वो अपनी दुकान पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी हलचल दिखी। कुछ लोग उसकी दुकान के बाहर खड़े थे और उनमें से एक आदमी जोर जोर से बोल रहा था। हसन ने पास जाकर देखा तो वो आदमी गुस्से में था। उसका नाम वसीम था, जो कस्बे के बाहर एक गांव में रहता था और कभी कभी बाजार में सामान खरीदने आता था। हसन, सुना है तुझे कोई बैग मिला है? वसीम ने गुस्से में कहा। वो मेरा बैग है, कहाँ है वो? तूने खोला तो नहीं ना? हसन ने शांति से जवाब दिया। वसीम भाई, हाँ, मुझे एक बैग मिला है, लेकिन मैंने उसे खोला नहीं। तुम बताओ बैग कैसा है और उसमें क्या क्या है, मैं अभी लाकर देता हूं। वसीम ने जल्दी जल्दी बैग का ब्यौरा दिया। वो काला बैग है, जिप वाला, उसमें मेरे कुछ कागजात हैं और हाँ, कुछ पैसे भी। उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी, जैसे वो पूरा सच नहीं बता रहा हो। हसन ने गौर किया कि वसीम की बातों में कुछ कमी थी। उसने कहा, ठीक है, मैं घर से बैग लाता हूं, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा कि यह तुम्हारा है। वसीम ने गुस्से में सिर हिलाया, लेकिन हसन के चेहरे पर शांति थी। वो समझ गया था कि मामला इतना साधारण नहीं है। उसने रशीद चाचा को बुलाया और उनसे कहा कि वो उसके साथ घर चलें। रशीद चाचा ने हामी भरी और दोनों हसन के घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में रशीद चाचा ने हसन से कहा, बेटा, तू सावधान रहना, वसीम की बातों में कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर वो बैग उसका नहीं हुआ तो तुझे और सतर्क होना पड़ेगा। घर पहुंचकर हसन ने अलमारी से बैग निकाला। उसने फिर से उसे खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन बैग को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वसीम सचमुच इसका मालिक है या ये कोई और खेल है? हसन ने बैग को हाथ में उठाया और रशीद चाचा के साथ दुकान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे सच का साथ देने की ताकत दे। अमानत तेरी है, इसे सही हाथों तक पहुंचाने में मेरी मदद कर। दुकान पर पहुंचते ही हसन ने देखा कि वसीम अब और बेचैन हो रहा था। उसने बैग देखते ही कहा, हाँ, यही है, दे दो मुझे। लेकिन हसन ने शांति से कहा, वसीम भाई, पहले तुम कुछ सवालों के जवाब दो। इस बैग में क्या क्या है और तुमने इसे कहां खोया था? वसीम ने जल्दी जल्दी जवाब देना शुरू किया, लेकिन उसकी बातें बार बार बदल रही थीं। कभी वो कहता कि बैग में सिर्फ कागजात है, कभी कहता कि कुछ पैसे भी। हसन और रशीद चाचा ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को यकीन हो गया कि वसीम की नीयत साफ नहीं है। हसन की दुकान के बाहर अब छोटी सी भीड़ जमा हो गई थी। बाजार में खबर फैल चुकी थी कि हसन को कोई कीमती बैग मिला है और वसीम उसका दावा कर रहा है। कुछ लोग वसीम का साथ दे रहे थे तो कुछ हसन की ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। माहौल में तनाव था, लेकिन हसन का चेहरा शांत था। उसने बैग को अपनी दुकान के काउंटर पर रखा और वसीम की ओर देखा। वसीम भाई, हसन ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, मैं तुम्हें यह बैग देना चाहता हूं, लेकिन पहले तुम्हें साबित करना होगा कि यह तुम्हारा है। बताओ, इस बैग में क्या क्या है और तुमने इसे कहां खोया था? और हां, अगर कोई खास निशान है बैग पर, वो भी बताओ। वसीम की बेचैनी अब साफ दिख रही थी। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और बोलना शुरू किया, अरे, मैंने कहा ना, इसमें मेरे कागजात हैं और हां, कुछ पैसे भी। मैं इसे कल बाजार में ही खोया था, शायद तुम्हारी दुकान के पास। उसकी आवाज में हड़बड़ी थी और वो बार बार इधर उधर देख रहा था। रशीद चाचा, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे, आगे आए और बोले, वसीम, तू तो कह रहा था कि तूने बैग अपनी दुकान के बाहर खोया। अब ये बाजार की बात कहां से आई और कागजात कौन से? कोई जमीन का कागज या कुछ और? जरा साफ साफ बता।
वसीम गड़बड़ा गया। हाँ, वो जमीन के कागजात ही हैं, और कुछ नहीं, बस दे दो मेरा बैग, उसने जोर देकर कहा। लेकिन हसन ने देखा कि वसीम की बातें बार बार बदल रही थीं। उसने बैग की ओर इशारा किया और कहा, ठीक है, एक आखिरी सवाल, इस बैग पर कोई खास निशान है, कुछ ऐसा जो सिर्फ मालिक को पता हो? वसीम ने झिझकते हुए कहा, हाँ, बैग के पीछे एक छोटा सा कट मार्क है। हसन ने बैग को उलटकर देखा। बैग पुराना जरूर था, लेकिन उस पर कोई कट मार्क नहीं था। हसन ने रशीद चाचा की ओर देखा और दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, वसीम झूठ बोल रहा है। हसन ने गहरी सांस ली और बोला, वसीम भाई, मुझे माफ करो, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता नहीं कि यह बैग तुम्हारा है। मैं इसे अभी नहीं दे सकता। अगर यह सचमुच तुम्हारा है तो तुम मस्जिद में मौलवी साहब के सामने अपनी बात रखो, वो फैसला करेंगे। वसीम गुस्से में आग बबूला हो गया। तू मुझे चोर समझ रहा है? मैं अभी थाने जाऊंगा, उसने धमकी दी। लेकिन हसन ने शांति से जवाब दिया, वसीम भाई, थाने जाने की जरूरत नहीं। मैं बस इतना चाहता हूं कि यह अमानत अपने सही मालिक तक पहुंचे। अगर तुम सही हो तो मौलवी साहब के सामने साबित कर दो। भीड़ में से कुछ लोग वसीम को समझाने लगे तो कुछ हसन की हिम्मत की दाद दे रहे थे। वसीम ने गुस्से में कुछ और कहा, लेकिन आखिरकार वो चला गया। हसन ने बैग को फिर से अपनी दुकान के ताखे में रख दिया और रशीद चाचा से कहा, चाचा, मुझे लगता है ये बैग किसी और का है, लेकिन अब बाजार में बात फैल गई है, क्या पता कोई और गलत इरादे से दावा न कर दे। रशीद चाचा ने हसन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तूने जो किया वो सच्चे मुसलमान की निशानी है। अल्लाह ने तुझ पर यह जिम्मेदारी डाली है और वो तुझे रास्ता भी दिखाएगा। अब तू मस्जिद में मौलवी साहब से मिल और इस बैग को उनके हवाले कर दे, वो इसे सुरक्षित रखेंगे। हसन ने हामी भरी, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वो सोच रहा था कि अगर बैग का असली मालिक नहीं मिला तो क्या होगा, और अगर बैग में सचमुच कोई कीमती चीज थी तो क्या वो इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा। उसने फैसला किया कि वो बैग को मस्जिद में जमा कर देगा, लेकिन हसन ने फातिमा को सारी बात बताई। फातिमा ने ध्यान से सुना और बोली, हसन, तुम सही रास्ते पर हो। यह बैग तुम्हारे लिए इम्तिहान है। तुमने वसीम की गलत नीयत को पकड़ लिया, लेकिन अब और सावधान रहना। बाजार में बात फैल चुकी है, हो सकता है कोई और इसका फायदा उठाने की कोशिश करे। मेरा ख्याल है कि तुम बैग को मस्जिद में जमा करने से पहले एक बार मौलवी साहब को घर बुलाओ, उनके सामने बैग खोलकर देख लो कि इसमें क्या है। अगर कोई कीमती चीज है तो उसकी लिस्ट बनाओ, ताकि बाद में कोई गलत इल्जाम न लगाए। हसन को फातिमा की सलाह पसंद आई। उसने फौरन मस्जिद में खबर भिजवाई कि मौलवी साहब शाम को उसके घर आए। उस दिन हसन ने अपनी दुकान जल्दी बंद की और घर लौट आया। शाम को मगरिब की नमाज के बाद मौलवी साहब यानी मुफ्ती यूसुफ हसन के घर पहुंचे। उनके साथ रशीद चाचा भी थे। हसन ने बैग को अलमारी से निकाला और मुफ्ती साहब के सामने रख दिया। मौलवी साहब, हसन ने कहा, मैं इस बैग को आपके हवाले करना चाहता हूं, लेकिन फातिमा ने सलाह दी है कि पहले हमें इसके अंदर देख लेना चाहिए, ताकि बाद में कोई गलतफहमी ना हो। मुफ्ती साहब ने सिर हिलाया और बोले, हसन, तुमने समझदारी की बात की। अमानत की हिफाजत में पारदर्शिता जरूरी है। हम सबके सामने इस बैग को खोलेंगे और जो भी इसमें होगा उसकी लिस्ट बनाएंगे। हसन ने बैग का जिप खोला। सबकी निगाहें बैग पर थीं। अंदर कुछ कागजात, एक पुराना पर्स और एक मोटा सा लिफाफा था। हसन ने लिफाफा खोला और उसमें से नोटों की गड्डियां निकलीं। इतने पैसे देखकर सबके चेहरे पर हैरानी थी। मुफ्ती साहब ने गिनती शुरू की। 50,000 रुपये से ज्यादा की रकम थी। इसके अलावा कागजात में एक जमीन का दस्तावेज और कुछ पुराने खत थे। ये तो किसी की जिंदगी की कमाई हो सकती है, फातिमा ने धीरे से कहा। मुफ्ती साहब ने गंभीरता से कहा, हसन, ये अमानत बहुत बड़ी है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हमें इसका असली मालिक ढूंढना होगा और तब तक इसे मस्जिद में सुरक्षित रखेंगे। हसन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतनी बड़ी रकम को देखकर उसके मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि अगर वो इसे रख लेता तो उसकी जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन तुरंत उसने अपने दिल से ये वसवसा निकाल दिया। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे लालच से बचा और इस अमानत को सही मालिक तक पहुंचाने की ताकत दे। हसन के घर में सन्नाटा छाया था। मुफ्ती यूसुफ, रशीद चाचा और फातिमा बैग के सामने बैठे थे और सबके चेहरों पर एक ही सवाल था,
इतनी बड़ी रकम और जमीन के कागजात का मालिक कौन हो सकता है? हसन का दिल अब गिनकर एक कागज पर नोट कर लिया गया था। मुफ्ती साहब ने कहा, हसन, ये अमानत अब मस्जिद में रखी जाएगी। मैं कल जुमे की नमाज के बाद पूरे कस्बे में ऐलान करूंगा। शायद कोई इसका हकदार ढूंढने आए। हसन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर बैग में पड़े पुराने खतों पर थी। वो खत मुड़े हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें बार बार पढ़ा हो। उसने मुफ्ती साहब से इजाजत मांगी है। मुफ्ती साहब ने सोचकर कहा, हसन, अगर खतों से मालिक का पता चल सकता है तो पढ़ना ठीक है, लेकिन इसे सिर्फ सुराग के लिए पढ़ो, किसी की निजी बातों को जाहिर न करना। हसन ने हामी भरी और एक खत को सावधानी से खोला। खत की स्याही कुछ धुंधली हो चुकी थी, लेकिन लिखावट साफ थी। उसने पढ़ना शुरू किया। खत एक औरत की ओर से लिखा गया था, जो अपने भाई को संबोधित कर रही थी। उसमें लिखा था, अजीज भाईजान, अस्सलामु अलैकुम। मैं तुम्हें यह खत उस उम्मीद में लिख रही हूं कि तुम खैरियत से हो। मां की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये चाहिए। मैंने अपनी जमीन बेचने का फैसला किया है। कागजात तैयार हैं और कुछ पैसे मैंने जमा किए हैं। अगर तुम मदद कर सको तो मेहरबानी होगी। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। तुम्हारी बहन रुकैया। हसन की आंखें नम हो गईं। उसने खत को फातिमा और मुफ्ती साहब को दिखाया। फातिमा ने खत पढ़ते ही कहा, हसन, ये बैग किसी रुकैया का हो सकता है और ये पैसे शायद वो अपनी मां के इलाज के लिए जमा कर रही थी। मुफ्ती साहब के आसपास कई गांव हैं, लेकिन रुकैया नाम यहां आम है। हमें और खोजबीन करनी होगी। मैं अपने पुराने ग्राहकों से पूछूंगा, शायद कोई इस नाम की औरत को जानता हो। हसन ने फैसला किया कि वो अगले दिन आसपास के गांवों में जाकर पूछताछ करेगा। उस रात बैग को मुफ्ती साहब अपने साथ मस्जिद ले गए ताकि वो सुरक्षित रहे। हसन और फातिमा ने बच्चों को सुलाया और देर तक इस बारे में बात करते रहे। फातिमा ने कहा, हसन, मुझे लगता है कि अल्लाह ने तुम्हें इस बैग की हिफाजत के लिए चुना है। अगर ये रुकैया की मां के इलाज के पैसे हैं तो तुम्हारी मेहनत किसी की जिंदगी बचा सकती है। हसन ने मुस्कुराकर कहा, फातिमा, मैं बस इतना चाहता हूं कि ये अमानत अपने हकदार तक पहुंचे, बाकी अल्लाह की मर्जी। अगली सुबह हसन जल्दी उठा। उसने फज्र की नमाज पढ़ी और आसपास के गांवों में खोजबीन शुरू कर दी। वो पहले करीबी गांव नूरपुर गया। वहां उसने गांव के चौधरी और कुछ बुजुर्गों से रुकैया नाम की औरत के बारे में पूछा, लेकिन किसी को ऐसी कोई औरत याद नहीं थी। हसन ने हार नहीं मानी। वो अगले गांव रहीमगंज पहुंचा। वहां एक चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे थे। हसन ने उनसे बात शुरू की और रुकैया का जिक्र किया। एक बुजुर्ग ने अपनी टोपी ठीक करते हुए कहा, रुकैया? हाँ, मुझे याद है। रहीमगंज में एक रुकैया थी जो अपनी बीमार मां के साथ रहती थी, लेकिन वो तो कुछ महीने पहले कहीं और चली गई, शायद शहर। हसन का दिल जोर से धड़का। उसने पूछा, क्या आप कुछ और बता सकते हैं? उनकी मां की तबीयत कैसी थी या वो कहां गई? बुजुर्ग ने सिर खुजलाया और बोला, बेटा, मुझे बस इतना याद है कि रुकैया बहुत परेशान थी। उसकी मां को कोई गंभीर बीमारी थी। वो जमीन बेचने की बात कर रही थी, लेकिन वो कहां गई ये मुझे नहीं पता। हसन ने उस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और वापस सहरपुर लौट आया। उसने मस्जिद में मुफ्ती साहब को सारी बात बताई। मुफ्ती साहब ने कहा, हसन, तूने अच्छा काम किया। अब हमें शहर में खोजबीन करनी होगी। मैं अपने कुछ जानने वालों से बात करूंगा जो शहर की मस्जिदों में काम करते हैं। शायद वहां रुकैया का कोई सुराग मिले। उसी दिन जुमे की नमाज के बाद मुफ्ती साहब ने मस्जिद में ऐलान किया कि एक बैग मिला है जिसमें पैसे और कागजात हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो इसका दावा करेगा उसे सही सबूत देना होगा। ऐलान के बाद कई लोग मस्जिद आए, लेकिन ज्यादातर की बातें वसीम की तरह गोलमोल थीं। हसन को अब यकीन हो गया था कि बैग रुकैया का है, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं था। शाम को हसन अपनी दुकान पर बैठा था, तभी एक अनजान शख्स आया। वो पतला दुबला था और उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने हसन से कहा, सुना है तुम्हें एक बैग मिला है, मैं उसका मालिक हूं। हसन ने शांति से पूछा, आपका नाम क्या है और बैग में क्या है? उस शख्स ने कहा, मेरा नाम यासिर है, बैग में मेरे कुछ कागजात और पैसे हैं। हसन ने गौर से उसे देखा। यासिर की बातों में कुछ सच्चाई सी लग रही थी, लेकिन हसन अब किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहता था। उसने कहा, यासिर भाई,
आपको मस्जिद में मौलवी साहब से मिलना होगा, बैग उनके पास है। यासिर ने सिर हिलाया, लेकिन जाने से पहले उसने कुछ ऐसा कहा जो हसन के दिल को छू गया। हसन, अगर वो बैग मेरा है तो उसमें एक खत होगा, मेरी बहन रुकैया का लिखा हुआ। हसन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यासिर वही भाई है जिसे रुकैया ने खत लिखा था? हसन की दुकान पर यासिर का आना किसी झटके से कम नहीं था। जब यासिर ने रुकैया के खत का जिक्र किया तो हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही यासिर है जिसे रुकैया ने खत लिखा था? हसन ने अपनी बेचैनी को काबू में किया और शांति से कहा, यासिर भाई, आप मस्जिद में मौलवी साहब से मिलें, बैग उनके पास है और वो इसका मालिक तय करेंगे। लेकिन पहले मुझे ये बताइए, आप रुकैया को कैसे जानते हैं? यासिर की आंखें नम हो गईं। उसने गहरी सांस ली और बोला, रुकैया मेरी छोटी बहन है। हम सहरपुर के पास रहीमगंज गांव में रहते थे। कुछ महीने पहले हमारी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये चाहिए। रुकैया ने अपनी जमीन बेचने का फैसला किया और कुछ पैसे जमा किए। उसने मुझे खत लिखकर मदद मांगी थी, लेकिन मैं उस वक्त शहर में था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। हसन ने ध्यान से सुना। यासिर की बातों में सच्चाई की झलक थी, लेकिन वो अभी भी सावधान था। उसने पूछा, फिर बैग कैसे खोया और रुकैया अब कहां है? यासिर ने सिर झुकाकर कहा, रुकैया बैग लेकर शहर गई थी ताकि जमीन के कागजात बेचने के लिए वकील से मिले, लेकिन रास्ते में उसका बैग खो गया। वो बहुत परेशान हो गई। उसने मुझे बताया और मैं तुरंत सहरपुर आया। हमने बाजार में बहुत ढूंढा, लेकिन बैग नहीं मिला। रुकैया अब शहर में अपनी मां के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रह रही है। मां की हालत और खराब हो रही है और हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। हसन का दिल पिघल गया। उसे रुकैया के खत की वो लाइनें याद आईं जिसमें उसने अपनी मां के इलाज की बात लिखी थी। उसने यासिर से कहा, यासिर भाई, आप मेरे साथ मस्जिद चलें। चाहता हूं कि मौलवी साहब आपकी बात सुने। अगर आप सच कह रहे हैं तो इंशाअल्लाह बैग आपको मिल जाएगा। यासिर ने हामी भरी और दोनों मस्जिद की ओर चल पड़े। रास्ते में हसन ने यासिर से और सवाल किए। उसने पूछा, बैग में और क्या क्या था? कोई खास निशान या चीज जो सिर्फ आपको पता हो? यासिर ने तुरंत जवाब दिया, बैग में रुकैया का खत था, जमीन के कागजात और 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम। और हां, बैग के अंदर एक छोटा सा लाल रुमाल है जिस पर रुकैया ने अपना नाम कढ़ाई किया था। हसन को याद आया कि जब बैग खोला गया था तो उसमें एक लाल रुमाल था। उसका दिल अब यकीन करने को तैयार था कि यासिर सच बोल रहा है, लेकिन वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। मस्जिद पहुंचकर दोनों ने मुफ्ती यूसुफ से मुलाकात की। हसन ने यासिर की सारी बात बताई और यासिर ने भी अपनी कहानी दोहराई। मुफ्ती साहब ने गंभीरता से सुना और बोले, यासिर, तुम्हारी बात में सच्चाई नजर आती है, लेकिन हमें यकीन करना होगा। बैग यहां मस्जिद में है, मैं इसे अभी लाता हूं और तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। मुफ्ती साहब बैग ले आए और यासिर से पूछा, बताओ बैग में क्या क्या है और कोई ऐसी चीज जो सिर्फ मालिक को पता हो? यासिर ने वही बात दोहराई, खत, कागजात, पैसे और लाल रुमाल। मुफ्ती साहब ने बैग खोला और रुमाल निकाला। उस पर कढ़ाई से लिखा था, रुकैया। मुफ्ती साहब ने यासिर की ओर देखा और कहा, लगता है तुम सच कह रहे हो, लेकिन एक आखिरी सबूत, क्या तुम रुकैया को यहां बुला सकते हो? अगर वो खुद आएगी तो हमें पूरा यकीन हो जाएगा। यासिर ने सिर हिलाया और बोला, मौलवी साहब, मैं उसे कल सुबह लेकर आऊंगा। वो शहर में है और मैं उसे लेने जाऊंगा। मुफ्ती साहब ने हामी भरी और बैग को फिर से मस्जिद के सुरक्षित कमरे में रख दिया। हसन को अब सुकून मिल रहा था कि शायद अमानत अपने हकदार तक पहुंचने वाली है, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। क्या वसीम या कोई और इस बीच कोई परेशानी खड़ी करेगा? उस रात हसन घर लौटा और फातिमा को सारी बात बताई। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, हसन, तुमने जो किया वो बहुत बड़ा काम है। अगर ये बैग रुकैया का है तो तुमने उसकी मां की जिंदगी बचाने में मदद की। अल्लाह तुम्हें जजा देगा। हसन ने सिर्फ इतना कहा, फातिमा, मैंने बस वही किया जो एक मुसलमान को करना चाहिए। अगली सुबह हसन मस्जिद पहुंचा। वहां पहले से ही कुछ लोग जमा थे,
क्योंकि बैग की खबर पूरे कस्बे में फैल चुकी थी। मुफ्ती साहब और रशीद चाचा भी मौजूद थे। थोड़ी देर बाद यासिर आया और उसके साथ एक औरत थी। वो रुकैया थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक थी। रुकैया ने मुफ्ती साहब को सलाम किया और बोली, मौलवी साहब, मेरा नाम रुकैया है। ये बैग मेरा है। मैंने इसे शहर जाते वक्त सहरपुर के बाजार में खोया था। उसमें मेरी माँ के इलाज के पैसे और जमीन के कागजात थे। मुफ्ती साहब ने रुकैया से कुछ सवाल किए। उसने बैग का पूरा ब्यौरा दिया, रुमाल, खत और पैसे की सही रकम। उसने ये भी बताया कि बैग का जिप आधा टूटा हुआ है, जो हसन को याद था। मुफ्ती साहब ने बैग की जांच की और सबको यकीन हो गया कि रुकैया ही असली मालिक है। लेकिन तभी मस्जिद के बाहर से हंगामा सुनाई दिया। वसीम फिर से आया था और इस बार वो कुछ लोगों के साथ था। उसने चिल्लाकर कहा, यह बैग मेरा है, तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। मस्जिद के बाहर वसीम का हंगामा सुनकर सबके चेहरे पर तनाव छा गया। वो अपने साथ कुछ लोगों को लाया था जो जोर जोर से बोल रहे थे, हसन ने बैग चुराया है, वो इसे किसी और को दे रहा है। रुकैया और यासिर डर के मारे एक दूसरे की ओर देखने लगे। हसन का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। मुफ्ती यूसुफ ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और सख्त आवाज में कहा, यह मस्जिद है, अल्लाह का घर। यहां कोई हंगामा नहीं होगा। जो भी सच बोल रहा है उसे साबित करने का मौका मिलेगा। वसीम को अंदर बुलाया गया। उसने फिर वही बात दोहराई, ये बैग मेरा है, मैंने इसे बाजार में खोया था। हसन और मौलवी साहब मिलकर इसे किसी और को दे रहे हैं। मुफ्ती साहब ने शांति से पूछा, वसीम, तुमने पहले कहा था कि बैग में कागजात और कुछ पैसे हैं। अब जरा साफ साफ बताओ, कितने पैसे और कौन से कागजात? और हां, बैग में कोई खास निशान या चीज? वसीम गड़बड़ा गया। उसने हड़बड़ी में कहा, पैसे हां 40-50 हजार होंगे, और कागजात मेरे दुकान के बिल हैं। उसकी बातें सुनकर मस्जिद में मौजूद लोग आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। रशीद चाचा ने आगे बढ़कर कहा, वसीम, तू पहले कह रहा था कि बैग में जमीन के कागजात हैं, अब दुकान के बिल कहां से आए? और बैग का कोई निशान क्यों नहीं बता पा रहा? वसीम का चेहरा लाल हो गया। वो कुछ और बोलने ही वाला था कि मुफ्ती साहब ने रुकैया को बुलाया। रुकैया बेटी, तुम बताओ, बैग में क्या क्या है और तुमने इसे कहां खोया था? रुकैया ने डरते डरते लेकिन साफ आवाज में कहा, मौलवी साहब, इस बैग में मेरे जमीन के कागजात, 55,000 रुपये, मेरा लिखा हुआ एक खत और एक लाल रुमाल है जिस पर मेरा नाम खड़ा है। मैंने इसे सहरपुर के बाजार में खोया जब मैं शहर जा रही थी। बैग का जिप आधा टूटा हुआ है। मुफ्ती साहब ने बैग को फिर से खोला और रुकैया की हर बात की जांच की। रुमाल, खत, कागजात और पैसे की रकम सब कुछ वैसा ही था जैसा रुकैया ने बताया। उन्होंने बैग का जिप भी देखा जो सचमुच आधा टूटा था। मस्जिद में मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं और वसीम का सिर शर्म से झुक गया। मुफ्ती साहब ने वसीम की ओर देखकर कहा, वसीम, तूने झूठ बोला और एक नेक इंसान पर इल्जाम लगाया। अल्लाह से डर। अब चुपचाप यहां से चला जा, वरना बाजार के लोग तेरा हिसाब करेंगे। वसीम बिना कुछ बोले सिर झुकाकर चला गया। उसके साथ आए लोग भी खामोश होकर तितर बितर हो गए। मस्जिद में अब सुकून का माहौल था। मुफ्ती साहब ने बैग रुकैया को सौंप दिया और कहा, बेटी, ये तुम्हारी अमानत है। हसन की ईमानदारी और अल्लाह की मेहरबानी से ये तुम तक पहुंची। अपनी मां का इलाज करवाओ और अल्लाह से दुआ करो। रुकैया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हसन की ओर देखा और बोली, हसन भाई, तुमने मेरी मां की जिंदगी बचा ली। मैं और यासिर तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। यासिर ने भी हसन के सामने हाथ जोड़े और कहा, तुमने जो किया वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह तुम्हें दोनों जहानों में कामयाबी दे। हसन ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और बोला, रुकैया, यासिर भाई, मैंने बस वही किया जो मेरा फर्ज था। ये अमानत अल्लाह की थी और मैं सिर्फ उसका जरिया बना। मेरे लिए तुम्हारी दुआएं ही काफी हैं। मुफ्ती साहब ने मस्जिद में मौजूद लोगों को नसीहत दी। उन्होंने कहा, देखो, हसन ने हमें सिखाया कि अमानत की हिफाजत कितनी बड़ी इबादत है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो अपनी अमानतों और वादों की हिफाजत करते हैं वही सच्चे मोमिन हैं। सूरह अल-मोमिनून 23:8। हसन ने न सिर्फ अमानत लौटाई
बल्कि अपने ईमान को भी बचाया। हमें उससे सीखना चाहिए। रुकैया और यासिर मस्जिद से बैग लेकर चले गए। रुकैया ने वादा किया कि वो अपनी माँ का इलाज करवाएगी और हसन के लिए हमेशा दुआ करेगी। हसन अपनी दुकान पर लौटा, लेकिन उसका दिल सुकून से भरा था। बाजार में उसकी ईमानदारी की बात अब हर जुबान पर थी। लोग उसकी दुकान पर आकर उसे दुआएं दे रहे थे। कुछ दिन बाद हसन को एक खत मिला। वो रुकैया का लिखा था। उसमें लिखा था, हसन भाई, अस्सलामु अलैकुम। आपकी वजह से मेरी माँ का ऑपरेशन हो गया और वो अब ठीक हो रही हैं। हमने जमीन नहीं बेची क्योंकि आपके जैसे नेक इंसान की दुआओं ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अल्लाह आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। आपकी बहन रुकैया। हसन ने खत पढ़ा और आंखें बंद करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने फातिमा को खत दिखाया और दोनों ने मिलकर दुआ मांगी कि अल्लाह उन्हें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर रखे। हसन की छोटी सी दुकान अब सिर्फ किराने की दुकान नहीं थी, वो ईमानदारी और नेकी का एक निशान बन चुकी थी।